Hello, everyone. Without wasting time, let us right now discuss how a topper's copy is evaluated. अब आंसर इवैल्यूएशन के बाद आई विल लेट यू नो whose is the topper and what rank has he or she got this year in civil service examination, and have a little bit of disclaimer after I discuss with you how the evaluation is done. Now let's read the question. What is the doctrine of severability, and discuss with the help of relevant judicial decisions. Now in this question आप देख सकते हो कि दो पार्ट है. एक पार्ट 1 ये है और दूसरा है कि सेम चीज़ को आपको डिस्कस करना है विथ relevant judicial decisions. ठीक है. Now let's see what the topper has written. Doctrine of severability को इन्होंने define किया है. If you read like thoroughly the 2 paragraphs, उन्होंने जो लिखा है almost सही है, but rather to make it neat, I would suggest her to write this in, just make it in 1 paragraph. ठीक है. ये वो एक ही पैराग्राफ में लिख सकती थी rather than making it in 2 paragraph. होता है because this is the first answer of the test and थोड़ा माइंड को यू नो इन अ डायरेक्शन ऑफ राइटिंग आंसर में आने के लिए थोड़ा सा कंपोज्ड रहना पड़ता है. तो यूजुअली ये होता है कि आप फर्स्ट आंसर में जो इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है या तो फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेते हो. कोई इशू नहीं है, बट with continuous answer writing practice you can work on it. So rather than stretching so much, she could have just written doctrine of severability is a judicial doctrine in order to examine the constitutionality of a section. ठीक है. अगर वो इतना देती यहाँ पे तो उनको ये सेकेंड पैराग्राफ ये लिखना ज़रूरी नहीं था. ठीक है. इतना में समझ में आ जाता, वो डिफाइन कर लेती इन शॉर्ट वर्ड्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू द दिस वाज द पार्ट 1. नाउ इन सच अ क्वेश्चन जहाँ पे व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी पूछा गया है, इट इज़ अ डेफिनेशन बेस्ड फर्स्ट पार्ट. तो जब भी डेफिनेशन पूछा जाता है आप उसी को ही लिख दीजिए एज इंट्रोडक्शन. आपको अलग से कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं रहता है इंट्रोडक्शन में. डेफिनेशन विल बी अ गुड वे टू स्टार्ट द आंसर, बिकॉज यहाँ डायरेक्टली 2 पार्ट पूछा गया है. पार्ट 1 व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है, उसको आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर लीजिए, और सेकेंड पार्ट है आपको डिस्कस करना है. नाउ हियर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट डिस्कस हियर इज़ अ की डायरेक्टिव है. तो यहाँ आपको हाईलाइट नहीं करना है, मेंशन नहीं करना है. ठीक है. आपको डिस्कस करना है विथ द हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजन. अब देखिए, अगर यहाँ पे कीवर्ड हाईलाइट होता तो आप सिर्फ जितने जुडिशियल डिसीजंस हैं उनके नाम लिख के डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे अप्लाई होता है आपको बस उतना ही लिखना था. बट यहाँ पे जब डिस्कस कहा गया है तो कौन सा पार्ट यहाँ पे एक लेजिस्लेशन का या अमेंडमेंट एक्ट का हटा दिया गया है, आपको ये क्लियरली आंसर में लिखना पड़ेगा. सो बिफोर राइटिंग द बॉडी ऑफ द आंसर, दैट इज़ द मेन पार्ट 2, what the aspirant has or the topper has done is that कि उन्होंने एक शॉर्ट हेडिंग दे दिया, applicability, which is correct, not bad, but better will be a better heading here will be application of the doctrine. ठीक है. तो अगर वो यहाँ पे हेडिंग होता, अगर वो ये लिखती कि application of doctrine, तो एक बेटर हेडिंग होता. ठीक है. अब आप पॉइंट नंबर 1 पे आइए. ये बिल्कुल भी एक जो जुडिशियल डिसीजन का एक रेलेवेंट एग्जाम्पल इन्होंने नहीं लिखा है. सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. ठीक है.
point number 1 is not required and is not in alignment with the demand of the question. That is the part 2 जो part है डिस्कस उनको करना है with help of relevant judicial decision. Now when you come to point number 2, she has written the correct example. Rajendra Shah versus Union of India. Now इसमें इशू क्या हुआ है, उन जो टॉपर हैं उनसे एक गलती हो गई है. जो ये पार्ट ए लिखा गया है ये एक्चुअली बी है, ठीक है, ऑन स्टेट कोऑपरेटिव वाइल एप्लीकेबल ऑन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव. ये ठीक है, ये पॉइंट एक ही पॉइंट उन्होंने लिखा है. जो मेन बॉडी का डिमांड है उसमें जो टॉपर हैं वो सिर्फ एक पॉइंट दी हैं. ऑलराइट, ये आपको नोट में रखना है. इनका जो इंट्रोडक्शन है, अगर आप दोनों पैराग्राफ देखें वैसे करेक्ट ही है, कुछ गलत नहीं लिखा गया है. हाउएवर अगर वो एक फर्स्ट पैराग्राफ में 3 वर्ड्स लिख देती तो उन्हें सेकंड पैराग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं होती. सेकंड पार्ट जो है उनका जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी ऑफ आंसर है, तो वहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट दिया है. नाउ आप अगर थोड़ा और गौर से देखेंगे, इन्होंने बेनिफिट्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लिखा है. अब देखिए ये जो है बेनिफिट्स, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है. ओके, दिस हैज़ नॉट बीन आस्क्ड, सो दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. हाउएवर but she can use this in conclusion. However, you can use this in conclusion. अब यहाँ conclusion में क्यों ये लिख सकते हैं? अगर आप इनका conclusion ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने जो लिखा है कि हाउएवर एनजेएसी केस जुडिशरी स्टक डाउन. देखिए एनजेएसी केस में डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये नॉट रिक्वायर्ड एज पर क्वेश्चन. तो लिखने का या इंट्रोड्यूस करने का ये सेंटेंस या स्टेटमेंट ज़रूरी ही नहीं है. और जो इनका फाइनल था जो कंक्लूजन पार्ट, दस इन ऑर्डर टू इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस दिस डॉक्ट्राइन वॉज propounded, ये थोड़ा जनरल हो गया, ठीक है. rather than that ये benefits of doctrine of severability इन्होंने जो points format में लिखा है, what the aspirant or what the topper could have done is that combine these 2 points into one sentence और इसी को ही use करके वो conclude कर सकती थी. अब ये correct है. तो even though this is not required in the demand of the question, this benefits of doctrine of severability, so what she could have done was that she could have utilized this in conclusion. तो हम इसको conclusion मान के ही चलते हैं. तो ऐसा देखा जाए तो जो कंटेंट टॉपर ने लिखा हुआ है उसके हिसाब से इंट्रोडक्शन सही है. जो एक पॉइंट इन्होंने लिखा है राजेंद्र शाह वाला एग्ज़ाम्पल दे के जो केस मेंशन किया है वो भी ठीक है, बस इनका पार्ट 9A के जगह 9B होना चाहिए, ठीक है. अदरवाइज देर इज़ सिंपली लैक ऑफ कंटेंट इन दिस. हो सकता है मे बी द स्टूडेंट हैड few points, that is the reason why she has written the benefits. However, that can be utilized as conclusion in the end. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही सेम क्वेश्चन आए, बट अगर पॉसिबिलिटी है ये कि यही सेम क्वेश्चन आएगा तो हम ये देख सकते हैं इस आंसर में कि और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते थे, ठीक है. एक तो A.K. गोपालन केस हो सकता था, ठीक है. दूसरा आपका मिनेव्रा मिल्स, ठीक है. तीसरा आपका श्रेया सिंघल केस आईटी एक्ट के ऊपर जो था, और बहुत सारे हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक. अब यहाँ पॉइंट हुआ कि मार्क्स कितने दें यहाँ पे स्टूडेंट को. देखिए एज़ पर इंट्रोडक्शन
और इवन दो कंक्लूजन भी इनका अच्छा नहीं है, बट आई विल कंसिडर दिस बेनिफिट्स पार्ट एज कंक्लूजन बिकॉज आई हैव गिवन हर द एडवाइस ऑल्सो कि इसी को ही आपको कंक्लूजन के हिसाब से यूज़ करना है. मे बी I can say that in this I can give them like 1.5 marks, and क्योंकि इन्होंने एक ही पॉइंट लिखा है तो 2.5 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलना चाहिए इनको, ठीक है. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि मार्क्स देना बहुत ही सब्जेक्टिव होता है. मे बी दूसरे इवैल्यूएटर इन्हें शायद कम मार्क्स दें या कोई और इवैल्यूएटर इन्हें ज़्यादा मार्क्स दें, बट एज़ पर my like evaluation I would have given her 2 or maximum 2.5, not more than that, because when the questions demand is in 2 parts, और आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 पार्ट है क्वेश्चन का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी डेफिनेशन में वो मोस्ट ऑफ द आंसर्स के वर्ड्स यूटिलाइज करें. आपको 150 वर्ड्स में यूज़ करना है, तो मैक्सिमम फोकस आपको डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन इसके ऊपर फोकस करना चाहिए रैदर देन डिफाइनिंग. डेफिनेशन आप दीजिए, ट्राई टू वाइंड अप इन 25 to 30 वर्ड्स, दैट विल बी अप्रोप्रिएट. और जो मेन बॉडी ऑफ आंसर है उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए. और हमेशा फॉलो कीजिए की डायरेक्टिव, क्योंकि की डायरेक्टिव जब चेंज होता है ना, it changes a lot of things, the way you write the answer or the way you even present the answer. So always remember that. And ये evaluation यहीं पे ही end होता है. Now coming to the topper, she is rank number 6, कोमल. and बहुत लोग अभी ये कमेंट में लिखेंगे कि इतना ख़राब आंसर लिखा हुआ है और कैसे मतलब इनका सिलेक्शन हो गया. देखिए, उनको IAS बनना था, शी इज़ ऑलरेडी इन द लिस्ट, और उनको जो सर्विस प्रेफरेंस उनका था उन्हें वो इस अटेम्प्ट में मिल गया है. इसके ऊपर डिस्कशन ना करते हुए एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, ध्यान में रखिए. जब भी आप कोई भी टॉपर्स कॉपी देखते हैं, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो जाए, ठीक है, यहाँ पे विजन IAS का है, बट अगर आप वाजीराम से के वेबसाइट से देख रहे हैं या नेक्स्ट IAS के वेबसाइट से देख रहे हैं, आप बस इतना ध्यान रखिए कि डेट क्या है आंसर राइटिंग का, वो चेक कर लीजिएगा. बिकॉज़ यहाँ पे जैसे ये जो टेस्ट 2090 का स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, ये टेस्ट इन्होंने अगस्त में लिखा हुआ है 2023 में. अब मेंस कोमल ने लिखा होगा 2024 सितंबर में, तो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स का गैप था उनके इस टेस्ट में और उनके फाइनल आंसर राइटिंग ऑफ मेंस में, ठीक है. तो जब इतना डिफरेंस होता है तो आंसर राइटिंग स्किल्स में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है और इम्प्रूवमेंट हो जाता है. अगर हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो 90 डेज़ प्रिपरेशन कर रही थी लाइक फॉर प्रीलिम्स, और उन्होंने आंसर राइटिंग छोड़ दिया होगा बीच में, बट येट उनके पास जितने बाकी 250+ डेज़ में अगर वो 10 आंसर भी लिखती हैं, तब भी वो 2500 आंसर्स का प्रैक्टिस करके गई होंगी, ठीक है. तो डेफिनेटली उनका जो फाइनल आंसर होगा वो इस आंसर राइटिंग से बहुत बेटर होगा क्वालिटी. तो जब भी आप टॉपर्स कॉपी देख रहे हैं ना, प्लीज़ चेक कि टॉपर ने कब लिखा है आंसर. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स कॉपी इस बार थोड़ा बहुत आई वॉज रिव्यूइंग इन द वेबसाइट एंड आई सॉ दैट सम ऑफ द टॉपर्स कॉपी आर क्वाइट ओल्ड, ठीक है. ओल्ड मतलब कि अभ्यास के कॉपीज़ हैं, बट वो 2024 अभ्यास के नहीं हैं, 2023 के अभ्यास हैं. जैसे कि रैंक नंबर 3 के कॉपीज़ हैं, वो 2023 ईयर का है. शाह मार्गी जो रैंक 4 हैं, उनका भी कुछ कॉपीज़ है जो 2022 और 2023 का है. अब देखिए, अब वो सारी कॉपीज़ अगर आप पढ़ने लगेंगे और ये देखने लगेंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट तरीका उन्होंने अप्लाई किया है आंसर राइटिंग के, तो आप भी चूक जाओगे कहीं ना कहीं. क्यों? क्योंकि उनका जो फाइनल आंसर राइटिंग
जो वो उन्होंने अच्छा किया होगा वो मंथ ऑफ अगस्त, जो टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट सीरीज़ का मैं बात करती हूँ, वो अगस्त मंथ 2024 में होगा, क्योंकि सितंबर 20th 21st 2024 में उन्होंने मेंस लिखना शुरू किया होगा। ठीक है, तो अगर उनकी कोई कॉपी या कोई टॉपर की कॉपी जो अभ्यास की हैं 2024 की, वो आप देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आई थिंक रैंक नंबर 13 जो है इस बार की, आशीष शर्मा, उनका 2024 का ही अभ्यास कॉपी है जीएस पेपर 1 का। सो इफ़ यू वांट टू सी द लेटेस्ट आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट जिस टेस्ट में हुआ है, वो कॉपी देखो आप। ठीक है, यहाँ पे आई टुक द एग्जाम्पल बिकॉज कुछ इश्यूज हैं इन आंसर कॉपीज़ में, एंड वी विल डिस्कस other answers as well to see that how you can write better answers, as well as keep in mind while giving your mock test कि आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मेरा एम था इस वीडियो में। और दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप टॉपर्स कॉपी देख रहे हैं, प्लीज़ नोट कीजिएगा कि वो किस ईयर में उन्होंने वो पर्टिकुलर पेपर लिखा है। उन्होंने भले ही 2024 मेंस का मार्क्स में ही सिक्योर किया हुआ है ये रैंक, अच्छे रैंक्स। हाउएवर कभी कभी टेस्ट कॉपी 2022 का भी मिल सकता है आपको, 2023 का भी मिल सकता है। सो इफ़ यू चेक द फर्स्ट पेज यू विल ऑलवेज गेट टू नो कि वो किस ईयर में लिखा हुआ है। और मैं और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आई थिंक आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो in which Aditya Srivastava, the last 2023 topper, copy was getting discussed and the content creator was little bit harsh on him. देखिए, आई थिंक जो कॉपी उन्होंने डिस्कस किया था शायद वो 2022 का था, क्योंकि उन्होंने 2022 में भी अभ्यास लिखा है, 2023 में भी अभ्यास लिखा है। तो उनका जो 2023 का अभ्यास का पेपर है, आई थिंक एथिक्स का पेपर वो डिस्कस कर रहे थे, वो डेफिनेटली बेटर है 2022 का पेपर का से। तो दैट इज़ द रीज़न आपको ये ध्यान रखना है। मतलब मतलब का टॉपर्स को नीचा दिखाना ये किसी का भी एम नहीं होना चाहिए। ये जस्ट एक लर्निंग प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को आपको देखना चाहिए। बिकॉज लाइक अर्लियर आई सेड दैट दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड what they wanted to achieve. There is no intention of showing that their answer writing is poor or they don't deserve it. No, they absolutely deserve it. I am quite sure as a copy reviewer, a past copy reviewer, that they must have improved drastically their answer writing within 1 year. So always have that thought process. अभी मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ जिसको मैंने खुद ही लिखा है, और ये आपको एक एग्ज़ाम्पल देगा कि आप यही आंसर थोड़ा और कैसे बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते थे और लिख सकते थे। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो इफ़ यू वांट, यू कैन रीड इट ऑफ एंड देन ट्राई टू ग्रास्प कि what I have tried to do here. Same question है, what is doctrine of severability? Discuss with the help of relevant judicial decisions. अभी इसमें क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन में I tried to keep it quite short. Another thing, लिखते लिखते मुझसे कुछ गलती भी हो गई है, तो मैंने जैसे स्ट्राइक ऑफ किया है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेकेंड लाइन में स्ट्राइक डाउन लिखा था मैंने, तो डाउन को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। वही आपको यहाँ पे भी करना है आपके एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है, और जब भी आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो या एक A4 साइज़ का पेपर हो, हमेशा अपने पेपर्स में एक मार्जिन ड्रॉ कीजिए, साइड मार्जिन, थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, मतलब 1 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड एंड 1 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड। वाई? कीप अ प्रैक्टिस, डोंट cross your pen mark over this margin. Why? क्योंकि अगर आपने क्रॉस किया तो इसके नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं। यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी आता है। आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु गॉट अ 5 marks minus and he said that he had crossed the margin. So ये इशू आ सकता है, so you have to be very careful.
Now coming back to the answer writing, what I have done is that I have written application of this doctrine, ठीक है, to give a like very sane presentation. What I did was that I wrote the cases name in the left hand side, और राइट हैंड साइड में मैंने कौन सा पार्ट स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने वो लिख दिया. दैट गिव्स यू अ बेटर प्रेजेंटेशन स्किल. तो जब एग्जामिनर देखेंगे ना उनको थोड़ा इजी होगा कि ओके ए के गोपालन केस में क्या हुआ था, सेक्शन 14 स्ट्राइक ऑफ हो गया था और ये क्या वायलेट कर रहा था, आर्टिकल 21. आई अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है. यू कैन चेक these 5 points. Apart from that I have given 2 more points, ठीक है, जोसेफ शाइन केस एंड तेज सिंह जौहर केस, ठीक है. एंड फाइनली एक छोटा सा कंक्लूजन पार्ट भी लिख दिया है. देखिए इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो है आप ट्राई कीजिए कि उसको मिनिमम वर्ड्स में लिखें, ठीक है. मैक्सिमम आप 100 से लेके 110 वर्ड्स 10 मार्क के क्वेश्चन में ट्राई कीजिए कि आप बॉडी ऑफ द आंसर में ही फोकस करें रादर देन फोकसिंग मच ऑन कंक्लूजन. आई एम नॉट सेइंग कि आप कंक्लूजन मत लिखो, बट आप जब भी कंक्लूजन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है वही प्रेजेंट कर रहे हैं. तो बेटर ये है कि आप इसी को मतलब 30 वर्ड्स के विद इन लिख दीजिए और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मूव ऑन कीजिए. एंड कमिंग टू द कंक्लूजन, सिमिलरली यूटिलाइज योर वोकेबलरी. अभी ये मेरी वोकेबलरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिमिलर वे में ही बेनिफिट्स लिखें, ठीक है. कोमल ने जो बेनिफिट्स लिखा था उनके आंसर में, हम वो देख लेते हैं एक बार. ये भी आप कंक्लूजन में यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. बट उनको खाली यहाँ पे एक ही सजेशन होता मेरा, अगर मैं उनका कॉपी इवैल्यूएट करती, कि ये 1 और 2 पॉइंट्स को कंबाइन कर लीजिए एक साथ और एक पैराग्राफ वे में कंक्लूड कर दीजिए. दैट विल बी बेटर. और ये जो लास्ट के 2 पैराग्राफ था दैट वाज नॉट नेसेसरी, शी कुड हैव इजीली अवॉइडेड इट, बट मे बी दिस वाज द आंसर नंबर 1 ऑफ दैट टेस्ट एंड शी मस्ट हैव दैट. एक होता है बिगनर्स ब्लॉक. आप जब मेंस आंसर लिखने जाओगे एग्ज़ाम में आपको पता चलेगा कि फर्स्ट 5 मिनट्स आपके हाथ नहीं चलेंगे, ठीक है. और जो लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं वो तो मतलब फर्स्ट 5 मिनट्स क्या फर्स्ट 10 मिनट्स ही उनके हाथ नहीं चलेंगे. तो ये जो बिगनर्स ब्लॉक है इसको आप कैसे हटा सकते हो, प्लीज़ डू डेली आंसर राइटिंग, ठीक है. दोज हु आर राइटिंग दिस ईयर मीन्स कि आपको श्योर हो गया मेरा जीएस पेपर 1 भी क्लियर हो रहा है, पेपर 2 भी क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ make sure that you start doing answer writing as soon as possible. Now there will be 2 kinds of students, ठीक है. Number 1, those who have completed their syllabus, those who have made their notes, everything they have done, ठीक है, and they will be prepared for the answer writing test. मतलब उन्होंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लिया होगा. तो आप टाइम मतलब बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए. अगर आपके बैकलॉग्स हैं टेस्ट सीरीज़ में, गो एंड गिव दैट. जो नए वाले आ रहे हैं उसके लिए भी आप रिविज़न करके तैयारी कीजिए. एंड सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ये फर्स्ट टाइम होगा यूपीएससी में लिखना आंसर, शायद उन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं या फिर शायद उन्होंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है मेंस वाला पार्ट, और उनको बहुत वो जो बोलते हैं ना कि काफ़ी एंजाइटी हो रहा है कि इस बार मैं मेंस क्लियर करूँगा या करूँगी या नहीं, वो हो रहा होगा. वेल, आई एम अवेलेबल फॉर मेंटरिंग, सो इफ़ यू वांट टू हैव अ 1-to-1 सेशन विथ मी, मेरा इंस्टाग्राम में एक पेज है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी थ्रू दैट. आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन कि आप किस तरह इस नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में इतना इम्प्रूव कर लें कि आप एक अच्छा मेंस लिख के आ सकें. तो मेरा तो यही एम होगा कि मैं आपको एक आंसर इवैल्यूएट करके दिखाऊं, और दूसरा ये कि कैसे एक आंसर को बेटर वे में लिखा भी जा सकता है. और तीसरी बात ये कि आई विल ऑल्सो ट्राई टू इफ़ पॉसिबल आई विल शेयर GS पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 2024
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है on rig vedic and how it transitioned or changes things changed from rig vedic period to later vedic period, वो क्वेश्चन पे भी मैं आज ट्राई करूँगी एक वीडियो बना के. बाय द एंड ऑफ नाइट आई विल like post it. So you can like find this answer in my Instagram page as well, so you can see and keep practicing answer writing and also have an idea that how to write a better answer. And if you have any doubt, you can always reach out to me. And that's it. See you soon. Bye bye. Take care.